आज का टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो पिछले 2-3 वीडियो से चल रहा है। इस पे कम से कम 4 वीडियो तो हो ही गई, उसमें से 3 वीडियो हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ में ये डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में अल्पकालीन संतुलन यानी कि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से। उसमें आपने ये देखा था कि अल्पकाल में फर्म के लिए 3 स्थितियाँ संभव होती हैं। फर्म को अतिरिक्त लाभ होता है, या सामान्य लाभ हो सकता है, या फिर उसको हानि हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है अल्पकाल। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी फर्में हैं सबको केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है, यानी कि सभी फर्मों की ARAC के बराबर होगी। अब हम पहले आपको ये बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी आवश्यक। आप देख रही हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में ये 2 बातें आवश्यक हैं। पहली बात ये कि उद्योग की सभी फर्में संतुलन की अवस्था में हो। और संतुलन की अवस्था में कब होती है? जब फर्म की MR और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जब MR बराबर MC होती है तभी फर्म का संतुलन होता है। उद्योग की सभी फर्में संतुलन में हो, इसका मतलब है कि सभी फर्में MR MC में समानता स्थापित करके अधिकतम लाभ कमा रही हैं संतुलन में। और दूसरी शर्त ये होती है कि संपूर्ण उद्योग संतुलन में। संपूर्ण उद्योग संतुलन में हो, इसका मतलब है कि ना तो उत्पादन बढ़े और ना उत्पादन घटे। ये तभी संभव है जब सभी फर्मों को AR बराबर AC होगी। सभी फर्मों की AR कितनी होगी? AC के बराबर होगी। तभी ना तो कोई फर्म उत्पादन घटाएगी और ना कोई फर्म उत्पादन को बढ़ाएगी। ना कोई नई फर्म आएगी उद्योग में, क्योंकि ARAC सबके बराबर है। ना किसी को अतिरिक्त लाभ हो रहा है, ना किसी को हानि हो रही है, सबको 0 प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं करेगी और ना ही कोई पुरानी फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर जाएगी। पुरानी फर्म बाहर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि किसी भी उद्योग को हानि तो हो ही नहीं रही है, तो वो बाहर क्यों जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्मों की जो लाभ की स्थिति है उसमें क्या अंतर आता है। अल्पकाल में 3 स्थितियां हमने बताई थी आपको। अतिरिक्त लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। 3 स्थितियां संभव है अल्पकाल में बच्चों। लेकिन दीर्घकाल में केवल एक स्थिति होती है, सामान्य लाभ की स्थिति यानी शून्य लाभ की स्थिति। सभी फर्मों को केवल सामान्य लाभ मिलता है, यानी 0 प्रॉफिट प्राप्त होता है सभी फर्मों को। अब हमको ये देखना है कि अल्पकाल में जिन फर्मों को एक्सेस प्रॉफिट हो रहा था उनका एक्सेस प्रॉफिट दीर्घकाल में कैसे समाप्त हो जाता है, और जिन फर्मों को लॉस हो रहा था उनका लॉस कैसे समाप्त होता है। तो किस तरह से सभी फर्मों को जो है वो सामान्य लाभ मिलने लगता है। तो देखिए, अल्पकाल में कुछ फर्मों को अतिरिक्त लाभ हो रहा था, और उन फर्मों को अतिरिक्त लाभ हो रहा था जिनकी ARAC से अधिक थी। AR अधिक थी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा थी और एवरेज कॉस्ट कम थी, जिसकी वजह से उनको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा था। इस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर नई फर्मों ने उद्योग में प्रवेश किया। जब उद्योग में नई फर्में आ गई तो उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि हो गई। साधनों की मांग में वृद्धि होने से उनकी कीमत, उनका पारितोषिक बढ़ गया, जिसकी वजह से उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई। और यहाँ पे लाभ क्यों हो रहा था? क्योंकि उत्पादन लागत कम थी। अब उत्पादन लागत बढ़ने लगी है, यानी कि AC बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से लाभ कम होने लगा है। दूसरी ओर क्या होगा कि कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। कुल उत्पादन में वृद्धि होने का मतलब है पूर्ति बढ़ेगी, और जिसकी वजह से कीमत में कमी होगी। तो यहाँ पे AR में कमी होगी। कीमत के कमी का अर्थ है कि AR में कमी होगी। और यहाँ पे लाभ क्यों हो रहा था? क्योंकि AR ज़्यादा था। तो अब आप देख रहे हैं कि एक ओर तो AR में कमी हो रही है, दूसरी ओर AC में वृद्धि हो रही है। तो एक समय बहुत जल्दी ऐसा आता है जबकि फर्म की AR जो है वो घट कर AC के बराबर हो जाती है, और
ARAC से अधिक होने के कारण जिन फर्मों को अतिरिक्त लाभ होता था उनका अतिरिक्त लाभ समाप्त हो जाता है, उनकी ARAC बराबर हो जाती है और उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगता है, अतिरिक्त लाभ समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर क्या होता है, ARAC से कम होने के कारण कुछ फर्मों को हानि हो रही थी। तो जिन फर्मों को हानि हो रही थी वो फर्में अब उद्योग से बाहर निकलने लगेंगी, जिससे कि साधनों की मांग में कमी होगी। साधनों की मांग कम होने से क्या होगा, साधनों की कीमत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट में कमी होगी, है। तो यहाँ पे हानि क्यों हो रही थी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी, यहाँ पे कॉस्ट कम होने लगी है। दूसरी ओर क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होने से पूर्ति कम होगी, जिसकी वजह से कीमत में वृद्धि होगी। और यहाँ पे हानि क्यों हो रही थी, क्योंकि कीमत कम थी, जिसकी वजह से AR कम थी। यहाँ कीमत बढ़ेगी जिससे AR बढ़ने लगेगी, AR बढ़ने लगेगी। तो बहुत जल्दी ही ऐसा समय आएगा जबकि AR घटकर AC के बराबर हो जाएगी, या आप कहिए AC बढ़कर AC कम होकर AR के बराबर आ जाएगी और इन फर्मों को भी सामान्य लाभ मिलने लगेगा। यानी कि अल्पकाल में जिन फर्मों को एक्सिस प्रॉफिट हो रहा था उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगता है, जिन फर्मों को हानि हो रही थी उनकी हानि समाप्त हो जाती है, उनको सामान्य लाभ मिलने लगता है, और जिन फर्मों को सामान्य लाभ मिल रहा था उनको तो सामान्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से बच्चों दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में, याद रखिए किस मार्केट की बात कर रहे हैं, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की सभी फर्में संतुलन की अवस्था में होती हैं। अल्पकाल में तो संतुलन में हमने देखा था कि MRMC बराबर हो, यही संतुलन की शर्त होती थी। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के संतुलन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि डबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए ये कंडीशन। ये कंडीशन क्या है, MRMC बराबर हो, और इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि AR और AC भी बराबर हो। MRMC बराबर हो, इसके साथ आवश्यक है कि ARAC भी बराबर हो, जिससे कि ना तो कोई नई फर्म आए और ना कोई नई फर्म, पुरानी फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर जाए और कुल उत्पादन में स्थिरता बने। देखिए डायग्राम इस तरह से बनेगा। OX एक्सिस पर आउटपुट दिखाया गया है, OY एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को दिखाया गया है। AR दोनों रेखाएं OX एक्सिस के समानांतर हैं, क्योंकि उद्योगपति ने कीमत तय की है मांग और पूर्ति के द्वारा, उस कीमत को सभी फर्मों ने स्वीकार कर लिया है। इस डायग्राम में देख रही है कि AC कर्व जो है वो ब्लू कलर का बना हुआ है और MC कर्व रेड कलर का बना हुआ है। संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ MRMC बराबर हो और ARAC भी बराबर हो। तो यहाँ पर E बिंदु पर आप देख रही हैं कि MRMC कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो E बिंदु संतुलन का बिंदु हो गया। इस बिंदु पर ARAC भी बराबर है। E ऐसा बिंदु है जहाँ पे उद्योग की संतुलन की दोहरी शर्त पूरी हो रही है, जहाँ पर दीर्घकालीन संतुलन की डबल कंडीशन पूरी हो रही है, यानी MRMC बराबर है और साथ ही साथ ARAC भी बराबर है। इस डायग्राम से ये पता लग रहा है कि सभी फर्मों का संतुलन किस बिंदु पर है, संतुलन बिंदु E है, क्योंकि यहाँ पे डबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही है। कीमत कितनी है, कीमत OP रखेगी प्रत्येक फर्म, उत्पादन कितना करेगी, OM मात्रा का करेगी, AR कितनी होगी, EM के बराबर होगी, और AC कितनी होगी, EM के बराबर होगी। प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है बच्चों, AR माइनस AC। तो AR कितनी है, EM है, और AC कितनी है, EM है, तो EM माइनस EM इज इक्वल टू 0, यानी प्रॉफिट पर यूनिट 0 होगा। क्योंकि प्रॉफिट पर यूनिट 0 है, इसलिए टोटल प्रॉफिट भी 0 होगा। ना कोई नई फर्म उद्योग में आएगी और ना कोई पुरानी फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर जाएगी, जिसकी वजह से कुल उत्पादन में स्थिरता बनी रहेगी और संपूर्ण उद्योग संतुलन की स्थिति में होगा। ये बच्चों था, आज आपने पढ़ा फर्म के पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। थैंक यू।